स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आरपीएससी पेपर लीक मामले में यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, जो फरार मास्टरमाइंड है, जो आरोपी हैं, उन पर इनाम घोषित किया गया है। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर इनाम घोषित हुआ है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तमाम प्रयास किए गए जांच टीम के द्वारा इन दोनों को खोजने के, लेकिन अब तक सफल नहीं हुए। ऐसे में यह रास्ता अपनाया गया है इनाम घोषित कर कि किन्हीं को भी इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो साझा करें। बहरहाल सहयोगी विष्णु इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, लगातार जो पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड थे भूपेंद्र सारण और सुरेश जो ढाका, जो कि कोचिंग संचालक भी है, वे लगातार फरार चल रहे हैं। उनके विदेश में भागने की भी संभावना जताई जा रही थी कि वे लोग राजस्थान छोड़ के नेपाल भाग चुके हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस के वे मोस्ट वांटेड है। उदयपुर पुलिस जो है उनकी तलाश कर रही है। उसके अलावा जयपुर पुलिस भी अन्य कई मामलों में उनकी तलाश जारी है। ऐसे में जब उनके आरोपियों के दोनों का पता नहीं लगा तो आखिरकार राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश के ऊपर दोनों आरोपियों पर, जो कि मास्टरमाइंड थे, उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जो भी कोई भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के खिलाफ कोई सूचना देगा, उनको पकड़वाने में मदद करेगा, ऐसे लोगों को 1 लाख रुपए की देने की घोषणा राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने की है। और 1 लाख लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय इसमें कोई बड़ा कदम उठाएगा। तो आखिरकार आज डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों के ऊपर राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने दोनों जो मोस्ट वांटेड थे रीट पेपर लीक प्रकरण में, उनके खिलाफ पुलिस ने अब 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जी, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सुनिए। सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। देखिए, वो सभी आरोपी जो जमानत पर छूटे हैं, उन्हें हाईकोर्ट में उपस्थित होना होगा। पुलिस ने कुल 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जमानत अर्जी खारिज करने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है, जिसके बाद इन आरोपियों को नोटिस भेजा गया है। बाड़मेर से बड़ी खबर है। रीको थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मोटरसाइकिल की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। 3 लोगों की हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। मोटरसाइकिल की ट्रैक्टर से भिड़ंत हुई। रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यह हादसा किन कारणों से हुआ, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। मोटरसाइकिल सवार जो 3 लोग थे, तीनों की मौत हो गई है। कुटला फाटा सिंथरी रोड पर यह हादसा हुआ। देखिए, बाड़मेर से बड़ी खबर है। दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मोटरसाइकिल की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि हादसे के कारण अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। पुलिस शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि हादसे की वजह क्या रही है। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रीको थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मोटरसाइकिल सवार तीनों कौन थे, ये पता लगते ही उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बहरहाल ये बड़ी खबर है। मोटरसाइकिल की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। 3 लोग मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान देथा से। प्रेमदान, क्या अपडेट्स हैं? प्रेमदान, सुन पा रहे हैं मुझे? जी प्रेमदान, क्या हादसे की वजह सामने आई है? अपडेट्स क्या हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब बाड़मेर शहर से तीनों लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर के जा रहे थे। उसी दरमियान जस्साराम की प्याऊ के पास, कुर्ला गांव के पास में अचानक आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर के अंदर क्योंकि सामने से कोई वाहन आ रहा था, जिसकी वजह से लाइटों में वो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं दिखी, जिसकी वजह से तेज रफ्तार से जो मोटरसाइकिल थी वो ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई, जिससे तीनों ही मौके पर ही बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और घायलों को स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान तीनों की मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद में जो रिको थानाधिकारी है चंदन सिंह, वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं। पास के ये, क्योंकि बाड़मेर में संभवतः बाड़मेर के आसपास के ये रत्तासर के यहाँ के लोग बताए जा रहे हैं तीनों, जिनकी पहचान अभी परिजन पहुंचने ही वाले, उसके बाद में पहचान निकल के सामने आएगी कि तीनों कहाँ के थे और किस लिए यहाँ आए थे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश हो चुका है। चुनावी साल में तोहफों की बौछार भी जमकर हुई है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं और देश के हर तबके को सौगात के साथ ही मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट मिली है।
पहला बजट है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं। अमृत काल का ये पहला बजट गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मोदी 2 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश हो गया और चुनावी साल में तोहफों की बौछार भी जमकर हुई है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं और देश के हर तबके को सौगात के साथ ही मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट मिली है। आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। लेकिन विपक्ष इस बजट को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। দারুণ নাকি বাজেট হয়েছে, কি দারুণ। 3.7 করোড় আনএমপ্লয়মেন্ট, আর বেকার, চাকরি বাকরি যা ছিল তাও প্রায় উঠিয়ে দিয়েছে, সব বিক্রি করে দিয়েছে। कर्नाटक को मतलब बाजेटियो रिश्वत देना चाहते हैं क्योंकि चुनाव कर्नाटक में इनकी हाथ तय हो चुके हैं। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा, मनरेगा के बारे में कुछ नहीं सुना। न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। ये किसकी आंख में आप धूल झोंक रहे हैं? इंक्लूसिव बजट भी रहा है। इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के कहीं न कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। बीजेपी ने मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसे लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों पर मंथन हुआ और रणनीति बनाई गई। नेपाल से भारत पहुंची शालिग्राम अब यूपी के गोरखपुर पहुंची, भव्य स्वागत हुआ। बावजूद लोग उस पवित्र पत्थर को स्पर्श करने के लिए पहुंचे, जिसे शायद फिर कभी स्पर्श न कर सके। इसको लेके हम अपनी खुशी नहीं बयान कर सकते हैं आपसे कि कितनी खुशी है। इसका अथाह खुशी है, इसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती है। और हमने इतनी खुश हैं कि हमारे राम मंदिर के लिए पत्थर आया है। बहुत सा उत्साह है क्योंकि जो शालिग्राम भगवान के महिमा है, जो शिला है
उसका प्राचीन इतिहास बहुत प्राचीन है, जो स्कंद पुराण में। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना विशाल चीज हमारे गोरखनाथ में आई है और हम दर्शन कर पा रहे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी फील कर रही हूँ। और अभी रात का बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि आज दिवाली का दिन है। हर जगह श्रद्धालु अपने प्रभु की प्रतीक्षा में पलके बिछाए खड़े हैं। नेपाल के पोखरा से निकली शालिग्राम शिला यात्रा भारत नेपाल सीमा पर जटही बॉर्डर होते हुए बिहार के मधुबनी पहुंची। इसके बाद दरभंगा होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंची। शालिग्राम शिला की सवारी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कुशीनगर होते हुए गोरखपुर पहुंची और अब संत कबीर नगर, बस्ती होते हुए 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और मंदिर में स्थापित करने के लिए भगवान की मूर्ति बनाई जानी थी, तो नेपाल ने खुद अपनी तरफ से जिम्मा संभाला और ससुराल पक्ष होने के नाते अपने दामाद की मूर्ति तैयार करने के लिए विशेष पत्थर का इंतजाम करने का प्रण लिया। इसके बाद पत्थर की तलाश शुरू हुई और काली गंडकी नदी में वो शिलाखंड मिल गया जिसे मूर्ति के लिए उपयुक्त माना गया। नेपाल के पोखरा में काली गंडकी नदी से निकाले शिलाखंड नेपाल के संत अयोध्या को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाएं अयोध्या के लिए रवाना हुई। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरी का 14 टन है। सड़क मार्ग से पवित्र शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी। इन 2 विशाल शालिग्राम शिलाओं से श्री राम की मूर्ति बनेगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। मां जानकी के घर से निकलकर राम की नगरी के करीब पहुंच रहे हैं शालिग्राम के शिलाखंड। शिलाओं के साथ 100 से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह ठहरने की व्यवस्था की गई है। जगह जगह आम लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण शालिग्राम शिलाओं से किया जाएगा। ये शिलाएं नेपाल से बिहार होते हुए अयोध्या पहुंच रही हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर प्रतिमा के निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं को ही क्यों चुना गया। भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण शालिग्राम शिलाओं से किया जाएगा। ये शिलाएं नेपाल से बिहार होते हुए अयोध्या पहुंच रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर प्रतिमा के निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं को ही क्यों चुना गया। शालिग्राम शिलाओं में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का जिक्र किया गया। कहा जाता है कि भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से सभी दुख, दर्द और बीमारियां दूर हो जाती हैं। नेपाल के पत्थरों के जानकार ऐसे लोगों का कहना है कि ये करोड़ों वर्ष आयु की है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि एक शिलाखंड लगभग 30 टन का और दूसरा शिलाखंड 14 अथवा 15 टन का है। शालिग्राम शिलाएं 33 तरह की होती हैं। यदि शालिग्राम शिलाएं गोल हैं, तो वो भगवान विष्णु का गोपाल रूप है। यदि शिला मछली के आकार की है, तो वो मत के आकार का प्रतीक है। यदि शालिग्राम कछुए के आकार की है, तो वो कच्छप अवतार का प्रतीक है। शालिग्राम शिला को बेहद सात्विक माना जाता है। इनका इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम शिला घर पर रखने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। इसके अलावा पूजा करने वाले को सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। घर में शालिग्राम शिला को मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए या तुलसी के पौधे के करीब रखना अच्छा माना जाता है। शालिग्राम शिलाएं नेपाल की गंडकी नदी में पाई जाती हैं। इनका संबंध नेपाल में सालग्राम से भी माना जाता है। पानी की धार बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटा कर देती है। लोग इन्हें खोज कर निकाल लेते हैं और इनकी पूजा करते हैं। ये आमतौर पर काले और भूरे रंग के अलावा सफेद, नीले या सुनहरे भी होते हैं।
ऐसी ही 2 पवित्र शालिग्राम शिलाएं नेपाल से लाई जा रही हैं, जिनसे श्री राम की प्रतिमा का निर्माण किया जाना है। बात आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान की, जो अपने ही चक्रव्यूह में फंस चुका है। आतंकवाद के चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी खुद तय कर ली। एक के बाद एक आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान। सोमवार को पेशावर की मस्जिद पर हुए आतंकी हमले के बाद मंगलवार को एक और अटैक पंजाब प्रांत के मियांवाली में हुआ। बताया गया कि 20 से 25 आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर धनाधन फायरिंग कर दी। पाकिस्तान की पुलिस ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को खदेड़ दिया गया। पाकिस्तान के पेशावर और पंजाब प्रांत में हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है, जो एक के बाद एक पुलिस और सेना को निशाना बना रही है। पेशावर में हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा हमला बताया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इससे पहले दिसंबर 2014 में पेशावर में ही आर्मी स्कूल पर हमला हुआ था, जिसमें 156 लोग मारे गए थे। इनमें से 133 बच्चे थे। इन हमलों के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा। दहशतगर्दी है, इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। अफगानिस्तान में जब रूस की इन्वेजन हुई या मुदाखलत हुई या उन्होंने जो बुलाया वहां पे, उस वक्त की हुकूमत ने रूसियों को, हमने अपनी सर्विसेज जो है किराए पे जो है अमेरिका को दे दी। जनरल ज़िया साहब उस वक्त हुक्मरान थे। जिहाद का बड़ा शौक था और उस जिहाद के सिलसिले में अमेरिका के साथ जो हमारी अरेंजमेंट हुई वो तकरीबन 8-9 साल चलती रही और उसके बाद अमेरिका हाथ धो के फतह के शादियाने बजाता वापस चला गया वाशिंगटन के, रूस को शिकस्त हुई। उसके बाद 10 साल जो है हम इस चीज से निपटते रहे। वो 10 साल गुजरे, 9/11 आ गया। एक धमकी मिली वहां से, वो असली थी या नकली थी, हम ढेर हो गए। भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की साजिश रचने वाला पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, लेकिन आतंक का सबसे बड़ा तमाचा पाकिस्तान खुद झेल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का न सिर्फ आतंक की फैक्ट्री पर कबूलनामा सामने आया, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की रणनीति की भी तारीफ कर बैठे। हिंदुस्तान में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ना इजराइल में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत है जिसकी बुनियाद जो है वो कलमे पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमारी बुनियाद रखी गई है। क्या हमारे अमाल जो हैं जिस बुनियाद पे हमारी मुमलकत की बुनियाद रखी गई उसके मुताबिक है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान भुखमरी की मार झेल रहा है। जहां आटे से लेकर प्याज और तेल से लेकर गैस लोगों की पहुंच से दूर हो गई है, लेकिन आतंकियों को तैयार करने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंक के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज PIPS की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान में 207 आतंकी घटनाएं सामने आईं। 2022 में 300 से ज्यादा आतंकी हमले हुए। ज्यादातर हमलों के लिए आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को बताया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार नेशनल एक्शन प्लान को सख्ती से लागू करने की सोच रही है, जो पाकिस्तान में और हिंसक भविष्य की ओर इशारा कर रही है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां हालात ऐसे हैं कि आम लोगों के लिए प्याज खाना भी मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलो प्याज 300 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। पाकिस्तान के लिए प्याज खाना भी मुश्किल, आम लोगों के लिए सपना बन चुका है प्याज। पाकिस्तान में 1 किलो प्याज के दाम 300 रुपए के पार। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में हर रोज रोजमर्रा के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। हर दिन नए रेट कार्ड से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कर्ज में दबे कंगाली के गर्त में पहुंच चुके पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों को लेकर हाहाकार मचा है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है तो अब प्याज 300 रुपए के पार पहुंच गया। पाकिस्तान में प्याज की औसत कीमत 26 जनवरी को 200 रुपए से 320 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि 5 जनवरी को यह आंकड़ा 100। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब्दुल रहमान मक्की आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का उपनेता है। 2 हफ्ते पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया। यह सूची पिछले साल चीन की ओर से लश्कर तैयबा के नेता को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की भारत की कोशिश को खारिज करने के बाद आई थी। मक्की की लिस्टिंग के जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के गुलमर्ग स्थित स्की रिजॉर्ट में अफरवत चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। हिमस्खलन तब हुआ जब स्कीयर्स का एक समूह, जिसमें ज्यादातर विदेशी थे, क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। अधिकारियों के अनुसार 2 व्यक्तियों के शवों को बर्फ के नीचे से निकाल लिया गया है। गुलमर्ग हिमस्खलन में बचाव अभियान, बारामूला पुलिस की टीम अन्य लोगों के साथ काम पर लगी हुई है। अब तक 19 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक बचाया गया है। 2 विदेशी नागरिकों के शवों को मेडिको कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। और अब देख लेते हैं प्राइम 25।